आइए अब शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। आरबीआई ने रुपए को लेकर एक ऐसा फैसला किया है जिससे रुपया एक ग्लोबल करेंसी बन सकता है। ग्लोबल ट्रेड और सीमा पार लोन में भारतीय करेंसी रुपए का उपयोग बढ़ाने के लिए आरबीआई का प्लान तैयार है। यह फैसला फाइनेंस सेक्टर में भारत के प्रभाव को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक मोड़ भी हो सकता है। हालांकि लंबी जर्नी है, डॉलर का मुकाबला करना छोटी बात नहीं है, बट इस दिशा में कम से कम एक कदम हमने आगे बढ़ाया है, तो इसे बड़ा इंपॉर्टेंट मोड़ कहा जा रहा है। आरबीआई का कहना है कि अब भारत के बैंक भूटान, नेपाल, श्रीलंका के गैर निवासियों को सीमा पार व्यापार यानी कि बिजनेस के लिए लोन दे सकते हैं, जिससे ग्लोबल लेवल पर, अभी रीजनली आप इन्हें समझें लेकिन सरहद पार कर रहा है, तो ग्लोबल लेवल पर रुपए का रुतबा बढ़ेगा। आप ये रिपोर्ट देखिए, जरा समझिए कि रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, आरबीआई की क्या आइडिया सामने रखा है और वाकई में इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट। भारत का रुपया होगा ग्लोबल, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की मजबूत होती पकड़ के चलते भारतीय रुपए के साख में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी के तहत अब सरकार ने रुपए की ग्लोबल पहचान को लेकर कवायद तेज कर दी है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा है कि भारत के बैंक अब नेपाल, भूटान और श्रीलंका को रुपए में न केवल कर्ज दे सकेंगे, बल्कि इन देशों के साथ व्यापार के सभी शर्तों को भी रुपया पूरा करेगा। आरबीआई की ये कवायद निश्चित तौर पर रुपए की ग्लोबल पहचान में एक बड़ा कदम साबित होने वाला है। Permit 80 banks to lend in Indian rupees to non-residents from 3 countries, Bhutan, Nepal and Sri Lanka for cross-border trade transactions. Wider use of SRVA balances by making them eligible for investments in corporate bonds and commercial papers also. भारत और पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक रिश्तों की मजबूती में रुपया खुद एक मजबूत कड़ी साबित होगा, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों के साथ होने वाले भारत के निर्यात का करीब 90% साझेदार नेपाल, भूटान और श्रीलंका है। एक आंकड़े के मुताबिक इन देशों से करीब 25 अरब डॉलर का कारोबार होता है। रुपए की साख और इसकी ट्रांसपेरेंसी को लेकर आरबीआई और भी बड़े कदम या तो उठा रहा है या फिर आगे उठाने की तैयारी में है। खास करके आरबीआई ने स्पेशल रुपया वॉस्ट्रो खातों यानी एसआरवीएस में जमा पैसों को अब सिर्फ कारोबार में इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि अब इन खातों में जमा पैसे से विदेशी निवेशक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स भी खरीद सकेंगे। इससे विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के और विकल्प मिलेंगे और रुपए की मांग भी बढ़ेगी। साथ ही भारतीय रुपए को न केवल भरोसेमंद रेफरेंस रेट तय होंगे, बल्कि दूसरी मुद्राओं के मुकाबले रुपए के दाम तय करने में पारदर्शिता आएगी। और तो और रुपए में बिलिंग और लेन देन से कारोबारी भरोसा बढ़ जाएगा। सो अलग एक बात और समझनी जरूरी है कि रुपए की मजबूत ग्लोबल दावेदारी को लेकर आरबीआई ने कुछ और भी ठोस कदम उठाए हैं, जिनमें भारत और दूसरे देशों के बीच मुद्रा विनिमय संबंधी समझौते, भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई को सीमा पार लेन देन के लिए बढ़ावा देने की कवायद के अलावा रुपए की कीमतों को स्थिर बनाए रखने को लेकर बेहतर मैकेनिज्म तैयार करना भी आरबीआई के एक्शन प्लान का हिस्सा है। दरअसल आरबीआई की ये तमाम पहल भारतीय रुपए को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। वैसे तो कहावत है ही कि रुपया सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन अब ये रुपया दुनिया के सिर पर चढ़कर बोलेगा। बस थोड़ा और इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर का, पूर्व वित्त सचिव और आर्थिक मामलों के आप वरिष्ठ जानकार हैं। स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अश्विनी महाजन सर, जो कि जाने माने अर्थशास्त्री हैं। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आप दोनों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गर्ग सर, आपसे चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा स्टेप है, चर्चित स्टेप है, काफ़ी इसका एनालिसिस हो रहा है। गर्ग सर, आरबीआई गवर्नर ने इंडिया के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनकी करेंसीज के लिए ट्रांसपेरेंट रेफरेंस रेट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। क्या है सर ये आइडिया? और सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि रुपी इंटरनेशनलाइज हो जाएगा।
तो क्या वाकई में ये पॉसिबल है या उसमें कुछ चैलेंजेस भी देख रहे हैं सर? देखिए दीपक, जो 3 कदम उठाए हैं उसमें जो पहला है, साउथ एशिया के 3 देशों में, जो नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ रुपी में लोन देने के लिए इजाज़त दी जा रही है भारतीय बैंकों को। ये तीनों कंट्रीज़ काफ़ी हमारे साथ व्यापार करते हैं, और नेपाल, भूटान का तो जो उनकी करेंसी है वो तो रुपी के साथ पैक्ड भी है, बराबर के बराबर में है। और इन सभी कंट्रीज़ का हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट है, तो उनको पेमेंट करने के लिए रुपए चाहिए। वो रुपए में पेमेंट करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर डेफिसिट हो तो वो फिर डॉलर में या इनमें पेमेंट करना चाहते थे। सो ये काफ़ी समय से इनकी डिमांड रही है। स्पेशली भूटान का तो मैं बड़ी अच्छी तरह से केस जानता हूँ कि वो बहुत समय से मांग कर रहे थे, भाई हमें आप रुपया लैंड कर दीजिए ताकि हम पेमेंट रुपए में कर सकें। तो ये कदम जो उठाया है वो बेहतर है, और उससे भूटान के जो व्यवसायी हैं उनको देश के साथ, हिंदुस्तान के साथ व्यापार करने में थोड़ी मदद मिलेगी। इससे हमें थोड़ा डॉलर में पेमेंट कम मिलेगा, बट कोई बात नहीं, वो हमें रुपए में पेमेंट मिलना चाहिए, और वो दोनों, उनकी करेंसी जो है वो रुपए के साथ व्यापार करती है। तो ये कदम तो ठीक है। दूसरा जो कदम है वो जो स्पेशल बोस्ट्रो अकाउंट है, दूसरे देशों के एक्सपोर्टर जो देश के हमारे हिंदुस्तान में एक्सपोर्ट करते हैं और उनके पास जो पैसा बच जाता है उनकी एक्सपोर्ट की आमदनी में, उनकी समस्या ये रहती थी कि वो उस रुपये का क्या करें। और इसके लिए पहले कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ने और सरकार ने परमिट किया कि भाई आप ये पैसे को इस्तेमाल कर लो भारत सरकार की सिक्योरिटीज़ में लगाने के लिए, क्योंकि ले जाने तो देना चाहते हैं नहीं, और ले जाना भी वो नहीं चाहते। वो बेसिकली चाहते हैं कि अगर फॉरेन करेंसी में ले जाएं, फॉरेन करेंसी में हम ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, रुपये का ट्रेड नहीं होगा। और तो अब उनको कॉरपोरेट बॉन्ड्स में और ये कमर्शियल पेपर्स वगैरह में भी इजाज़त दी गई। ये बहुत ज़्यादा इन अकाउंट्स में पैसे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दुनिया के देश जो हैं वो रुपये में ट्रेड नहीं करते हैं, तो ये केवल एक इनेबलर है, लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला हो वो नहीं है। और जो तीसरा कदम उठाया है, 2 कंट्रीज़ इंडोनेशिया और ये यूएई में जो इनकी 2 करेंसीज हैं, उसके लिए अभी क्या होता है कि देश की जो एक्सचेंज रेट है वो सीधे तय नहीं होती है, इनडायरेक्टली तय होती है। अगर आप जो इंडोनेशिया की करेंसी में अगर करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको पहले डॉलर, और डॉलर से उस इंडोनेशिया की रुपया की ट्रेड वर्कआउट करिए, डबल थोड़ा उसमें ब्रोकरेजेस लगती हैं, कमीशंस लगते हैं, उसके बाद वो फिर कहीं जाकर रेट तय होती है और बहुत महंगा पड़ता है। तो अब आरबीआई कह रही है कि भाई एक हमारी एजेंसी है वो रेफरेंस रेट दो इन कंट्रीज़ के बीच में और भी इनकी तय कर दिया करेगी, ताकि आपको सीधे, अब अभी तक इन दोनों कंट्रीज से हमारा व्यापार रुपीज़ में नहीं होता है, और इससे कोई रुपये में बढ़ जाएगा ऐसी संभावना भी अभी कम है। तो कुल मिला के जो तीनों मेजर्स जो हैं, उससे एक थोड़ा इस इंटरनेशनलाइजेशन के भी दुनिया कम से कम साउथ एशिया या हमारे आसपास के जो एशिया में कंट्रीज़ हैं वो थोड़ा इस्तेमाल करने लगे हैं। उस दिशा में सही कदम है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद इससे नहीं रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली सर, वाकई में अभी भी देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं भारत में रुपये को लेकर, तो वैसे भी अभी काफ़ी चिंताएं हैं, बट ये एक स्टेप ज़रूर बताया जा रहा है। और जैसा सर ने बताया कि दरअसल भूटान समेत ये देश भी चाहते थे, उनकी भी कुछ जो डिटेल में सर ने बताया, उनकी भी ये डिमांड थी, तो एक तरह से दोनों तरफ के लिए विन विन सिचुएशन। बहरहाल अश्विनी महाजन सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? काफ़ी अच्छा कदम है, बढ़िया बात है, लेकिन अभी हमारे एक्सचेंज रेट जो वॉलेटिलिटीज़ हैं वो रुपये को वैसे भी लेस अट्रैक्टिव बना रही हैं। बहुत सारे हमारे अभी इश्यूज़ हैं, आप ज़रा उन पर ज़रा गहराई से आप रोशनी डाल सकते हैं, बट इस पूरे आइडिया को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में डॉलर के प्रति विमुखता बढ़ रही है, भारत इसमें कोई सहयोग करे ऐसी बात नहीं है कि डी डॉलराइजेशन जो हो रहा है, पूरी दुनिया के लोग अभी
डॉलर से अलग हो रहे हैं, होने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि लगातार रिजर्व करेंसी के नाते डॉलर का प्रभुत्व कम हुआ है। इस बीच में न जाने क्यों ये इतनी देरी में क्यों हुआ, लेकिन जब भी हुआ ठीक हुआ कि भारत ने अब इंटरनेशनल सेटलमेंट के लिए रुपए को अलाउ कर दिया है। तो उसके साथ ही जैसे ही हमने किया, लगभग 20 मुल्कों ने अपने वॉस्ट्रो अकाउंट खोल लिए। और हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से रूस से हम तेल खरीदते हैं और उसका अधिकांश पैसा हम रुपए में देते हैं। तो एक बार मैं यहाँ आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि एक बार रूस के एक पत्रकार ने हमसे पूछा कि ये जो इम्बैलेंस है, क्योंकि कई दो प्रकार के मुल्क हैं जहां हम रुपए में सेटल कर रहे हैं। एक तो जहां पर हमारा जो ट्रेड है वो बैलेंस है, और दूसरा है जहां इम्बैलेंस है। जैसे रूस के साथ हमारा इम्बैलेंस है और हमारा डेफिसिट है। तो ऐसे में वो जो रुपया उनके पास इकट्ठा हो गया, वो क्या करे? तो हमने उनको सुझाव दिया कि आप यहाँ से सामान खरीद सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हैं, यहाँ के शेयर बाजार में लगा सकते हैं। तो यह उसी दिशा में एक कदम है कि हम उनको कॉर्पोरेट बॉन्ड और लेंडिंग के लिए उसको अलाउ कर रहे हैं, ताकि जो रुपया उनके पास है उसका वो कुछ लाभ उठा सकें, बिना इंटरेस्ट के उनके पास न रहे। और उनको जब लाभ होगा तो स्वाभाविक तौर पर भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत में तमाम प्रकार के निवेश की संभावनाएं हैं। इस प्रकार से बॉन्ड्स में पैसा लगाने से उन देशों को आमदनी होगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डॉलर से उनको होने वाली आमदनी है, उससे कहीं ज्यादा आमदनी भारत में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाने से होगी। और भारत में भी एक फंडिंग का एक बहुत बड़ा माध्यम इसके साथ बनेगा, और देश में जो मैन्युफैक्चरिंग और तमाम प्रकार के बिजनेसेस में इससे ग्रोथ होगी। हमारे स्टार्टअप्स में भी वो निवेश कर सकेंगे, ऐसा इस निर्णय से दिखाई देता है। और इसके साथ ही साथ जो रुपए को इंटरनेशनलाइज करने के लिए, चाहे नेपाल भूटान के साथ जो हमने अभी नई व्यवस्था की है और जो हमने रेफरेंस रेट तय करने की बात की है, इन सब निर्णयों से हम समझते हैं कि रुपए के इंटरनेशनलाइजेशन होने में मदद मिल सकती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, और भारत का लक्ष्य भी यही है कि हम धीरे धीरे करके रुपए को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में स्थापित करें। भारत का व्यापार भी दूसरे मुल्कों के साथ बढ़ रहा है। कई ऐसे डिफेंस है, स्पेस है, टेलीकॉम है, ऐसे तमाम क्षेत्रों में। और अभी हम बहुत बड़ी मात्रा में पेमेंट सिस्टम में भी आगे आ रहे हैं। कई मुल्क हमारे पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ऐसे में तमाम जो अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो भी इस रुपए के इंटरनेशनलाइज होने में उसको मदद कर सकती है। एब्सोल्युटली सर, और बिल्कुल आपने जैसा कहा कि धीरे धीरे ये होगा, क्योंकि चाहे वो हमारा जो जितने भी बायलैटरल करेंसी एग्रीमेंट्स हैं, ट्रेड पार्टनर्स जितने हैं हमारे, वो अभी भी हम देखते हैं कि वो ज़्यादा प्रेफर यूएसडी करते हैं ओवर रुपी, या थर्ड करेंसी को भी नहीं करते हैं वो, ड्यू टू एक तो ट्रस्ट का इशू है, लिक्विडिटी के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो अभी उतना भरोसा नहीं, बट हाँ धीरे धीरे हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बट गर्ग सर, अब क्योंकि अश्विनी सर ने डी डॉलराइजेशन की बात कही है, अब ये ऐसा विषय है जिस पर चर्चा तो पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन इसका वाकई में क्या डी डॉलराइजेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसको लेकर बड़ी आशंकाएं हैं सर अभी भी। तो आपको क्या लगता है सर, कभी वाकई में डॉलर के मुकाबले एक ऑल्टरनेटिव करेंसी खड़ी करने जैसी स्थितियां पूरे दुनिया में बन रही हैं, और हमने जो ये छोटा कदम उठाया है, क्या ये उसी दिशा में है? देखिए दीपक, ये जो डी डॉलराइजेशन के बारे में जो डिबेट हो रही है, उसको बिजनेस, व्यापार तक ही अगर हम सीमित रखें और उसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स से साथ ना जोड़ें, तो हम शायद बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे, बजाय इसमें इमोशंस, पॉलिटिकल इमोशंस लाने के। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें आप बिजनेस के लिए, तो देखिए आज भी ये पिछले 25-30 साल से 40 साल से यही रेशो है कि लगभग 60 से 65% दुनिया का ट्रेड जो है वो आज भी
डॉलर में डेजिग्नेट होता है, उसमें कोई गिरावट नहीं हो रही है। 1-आधे% का मुश्किल से फर्क पड़ा हो तो ज़्यादा फर्क पड़ा होगा, बाकी कुछ उसमें नहीं फर्क पड़ा है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज़ जो इस डॉलर से थोड़ी परेशान हैं, वो 2 कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा परेशान हैं आज के दिन, चाइना और रशिया। और छोटे मोटे कंट्रीज़ को छोड़ दीजिए। चाइना कुछ समय पहले तक 3-4-5 साल पहले तक बड़ा खुश था कि डॉलर में पेमेंट्स लेने के लिए। चाइना बड़ा भारी एक्सपोर्टर है, उसका पॉजिटिव बैलेंस है अमेरिका के साथ, तो उस बैलेंस को सेटल करने के लिए डॉलर पेमेंट लेने में चाइना को कोई परेशानी नहीं थी। और वो चाइना फिर अपने डॉलर को अमेरिका में ही इन्वेस्ट करके अमेरिकन रिजर्व्स को होल्ड करता था। एक समय तो इनके पास 3-3.5 ट्रिलियन डॉलर के बराबर अमेरिकन डॉलर के रिजर्व्स हो गए। लेकिन बाद में जब अमेरिका ने चाइनीज डॉलर के यूज़ पे कई तरह के रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू कर दिए कि भाई ना तो हम आपको वहाँ प्रॉपर्टीज़ खरीदने देंगे, ना बड़ी कंपनीज खरीदने लेंगे। और फिर जब ये यूक्रेन वॉर के टाइम में जब रशिया के रिजर्व्स वहाँ पे रखे हुए थे जो अमेरिका में, उसको फ्रीज कर दिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसके बाद एक बड़ा भारी अविश्वास इन कंट्रीज़ में पैदा हुआ है कि भाई हम यूएस डॉलर में होल्ड करें अपना रिजर्व्स, तो उससे तो बड़ा ख़तरा है कि ये फ्रीज कर लें और कोई यूज़ भी ना करने दें। तो अब उनका इंटरेस्ट ये है कि भाई डॉलर में ना रिजर्व रख के हम दूसरी करेंसीज में। आज आप देख रहे हैं चाइना बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीद रहा है, और गोल्ड खरीदने में जो गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं उसमें एक बड़ा कारण चाइनीज़ गोल्ड भी है, परचेज है। सो ये चाहते हैं, ये चाइना रशिया जो मेन एक्सिस है, वो ये चाहती है कि भाई कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो जिसमें हम दूसरी करेंसीज में ट्रेड कर लें। यूरोपियंस आपस में यूरो में ट्रेड करने लगे हैं, और अब चाइना रशिया और जो चाइना की BRI कंट्रीज़ के साथ में, उसमें चाइना कोशिश कर रहा है कि भाई आप युआन में ट्रेड करिए, युआन में बात करिए। उसके बावजूद कोई खास फर्क डी डॉलराइजेशन का या डॉलर की उसमें नहीं पड़ा है अभी तक। ये प्रयास कर रहे हैं, बहुत सिस्टम बनाना पड़ता है। स्विफ्ट है दुनिया में ट्रेड करने का तरीका, वो अमेरिकन सिस्टम के साथ कंट्रोल है, ये अपना दूसरा ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना रहे हैं, बट अभी बहुत दूर है। हम तो देखिए ईमानदारी से अगर बात करें तो हम बड़े माइनर प्लेयर हैं दुनिया की इंटरनेशनल करेंसीज को ट्रेड करने में। हमारा तो सारा रिजर्व्स जो है वो इन 3-4 करेंसीज में ही है, और हम दुनिया में रुपी रिजर्व जो है वो कोई होल्ड नहीं करता, किसी के पास नहीं है। और ना हमने अभी तक इसको, क्योंकि उस करेंसी को होल्ड करती दुनिया जिसको उपयोग किया जा सकता है। अभी आपने एक और सुना होगा कि अभी रिसेंटली यूरोप के जो देश हैं वो एक ये कोशिश कर रहे हैं कि यूरोप में जो रशिया का जो पैसा पड़ा हुआ है उसको यूज करके यूक्रेन को फंड करें। सो ऐसा अविश्वास जो बढ़ रहा है डॉलर के बारे में, स्पेशली दिस एक्सिस में, उससे डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव बढ़ेगा। लेकिन एक बात और कह के मैं इस बारे में बंद करता हूँ, चाइना जो है वो बड़ा एक रिलक्टेंट इंटरनेशनलाइजर है। चाइना की युआन 2015 में शामिल हो गई थी IMF की करेंसी में, बास्केट में, लेकिन चाइना विश्वास नहीं करता दुनिया में कि वो युआन में लोन दे। अगर मान लीजिए फर्ज करिए हमारा $100 बिलियन का डेफिसिट है चाइना के साथ, अगर हम चाइना से युआन में लोन ले लें और चाइना को उसी युआन से पेमेंट कर दें तो हमारे लिए बड़ी सुविधा होगी। हम क्यों डॉलर में करते हैं? लेकिन चाइना भी इंटरेस्टेड नहीं है हमें युआन में लोन देने में, और हम भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं है युआन में लोन। हम चाहते हैं रुपये में ले, चाइना रुपया कभी लेगा नहीं पेमेंट। तो डी डॉलराइजेशन की बात चल रही है, बट ज़्यादा बात है, इसमें कोई खास दम नहीं। ओके, एब्सोल्युटली सर। तो इसमें बहुत सारे जो प्रैक्टिकल जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो इस पूरे मुद्दे को, अभी ठीक है आइडिया के लेवल पे तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, नारेबाजी के रूप में काफ़ी इस्तेमाल होता है ये डी डॉलराइजेशन, और ख़ास तौर से
जो एंटी अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं वो खूब करती हैं इसको, बट वस्तु स्थिति कुछ अलग है। बहरहाल अश्विनी सर, आप कुछ सर रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन में कोई चैलेंजेस भी देख रहे हैं सर? जैसे हम अभी जिक्र भी कर रहे थे कि बहुत अच्छा कदम है और आगे बढ़ना हमको इसमें चाहिए, बट जैसे मैंने बताया एक्सचेंज रेट की जो वॉलेटिलिटी है वो हमारी रुपी को अनफॉर्चुनेटली लेस अट्रैक्टिव अभी भी बनाए हुए हैं। इसके अलावा अगर हम रीफाइनेंसिंग रिस्क बढ़ाते रहेंगे तो हमारा फॉरेन डेट मैनेजमेंट का एक इशू आता है, लिक्विडिटी का एक बहुत है, अनबैलेंस ट्रेड जो आपने बहुत अच्छे से जिक्र किया वो एक इशू है। तो आपको लगता है सर कि ओवरऑल किस तरह की सर्जरीज हमें करनी होंगी अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ताकि हम और बूस्ट दे सकें रुपी इंटरनेशनलाइजेशन को? अश्विनी सर। देखिए, हमें अपने ट्रेड को बैलेंस करना पड़ेगा। जहां जहां जिन जिन देशों के साथ हमारा इम्बैलेंस है वहां बैलेंस करने का प्रयास करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए अभी रूस के साथ हमारे मित्रतापूर्ण संबंध है और उनके साथ हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, लेकिन वो इसलिए है कि हम बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से तेल खरीद रहे हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम अपने संबंध उनके साथ बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में अभी चीन के कंपनियों को हम आने देना नहीं चाहते हैं, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। रूस उसमें आ सकता है। अभी बहुत बड़ी मात्रा में जो यूरोप के फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने पैसा निकाला भी है। ऐसे में रूस यहाँ पर आ सकता है और भारत की स्टॉक मार्केट में बहुत लाभ की संभावनाएं हैं। तो ऐसे और धीरे अब ये भी हम देख रहे हैं कि भारत कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज में अभी काफी आगे बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे बहुत खरीदार हैं जो हमारे मिसाइल्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स और तमाम प्रकार के दूसरे रक्षा उपकरण खरीदना चाहते हैं। हमारी एक लंबी डिमांड है उनकी और ऑर्डर लिस्ट है जिसको अभी हम पूरा करने की स्थिति में भी नहीं आ पा रहे हैं, उसमें और मेहनत करेंगे। तो देश का जो विदेशी व्यापार का विस्तार है वो भी जरूरी है और साथ ही साथ हमें अपने पड़ोसी देश और आसपास के देशों के साथ, खासतौर पर साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ हमें अपने संबंधों को और ज़्यादा, व्यापारिक संबंधों को और आगे बढ़ाना पड़ेगा और वो इच्छुक भी हैं। तो और बात ब्रिक्स करेंसी की भी आ रही थी, लेकिन भारत उसमें बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार से चीन अपने युआन को इंटरनेशनलाइज करने में अभी बहुत थोड़ा पीछे हट रहा है, उसी प्रकार से ब्रिक्स के संबंध में भारत भी बहुत उत्साहित नहीं है ब्रिक्स करेंसी के बारे में। तो ऐसे में आने वाले समय में अमेरिका और जिस प्रकार से अभी सब बातों का जिक्र भी हो रहा था कि डॉलर का वेपनाइजेशन हो रहा है, उनके पेमेंट सिस्टम का वेपनाइजेशन हो रहा है, तमाम प्रकार के जो चीन दूसरी तरफ से जो अपने रेयर अर्थ मटेरियल और तमाम प्रकार के ऐसे चीज़ों के ग्लोबल वैल्यू चेन्स को वेपनाइज करने का प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे करके भारत को इन निर्भरताओं से बाहर आना पड़ेगा। आज भी इस बात की बहुत चर्चा हो रही है आज के मोहन भागवत जी के भाषण के बारे में कि कैसे दुनिया पर निर्भरता को हम कम करना पड़ेगा। दुनिया से सहयोग तो करना ही है, दुनिया के साथ सहयोग भी करना है, उनके साथ संबंध भी रखने हैं, लेकिन निर्भरता नहीं। तो इस प्रकार से निर्भरता धीरे धीरे डॉलर पर भी हमें निर्भरता कम करनी पड़ेगी। ग्लोबल वैल्यू चेन्स की जो निर्भरता है, जहां पर हमें उनको वेपनाइज करने का प्रयास हो रहा है, उस पर भी निर्भरता कम करनी पड़ेगी और अपने देश के व्यापार को और विस्तार देना पड़ेगा और उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये जो रुपए वाली जो बात है, मैंने पहले भी कहा कि इम्बैलेंस ट्रेड जो है वो हमारे रुपए के इंटरनेशनलाइज करने में सबसे ज्यादा बड़ी बाधा है। तो लेकिन ये आज के रिजर्व बैंक के निर्णय ने उस बाधा में थोड़ा सा सहयोग करने का प्रयास किया है कि कैसे उस बाधा को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल सर। जो उनके पास एक्सेस मनी है वो भारत में एक बहुत बड़ी बॉन्ड मार्केट है, वहां वो निवेश करें और इसके साथ ही साथ अगर हम जो भारत के
स्टॉक मार्केट में भी निवेश के लिए उनको ज्यादा अवसर और उनको ज्यादा जी। प्रोत्साहन दे, तो वो भी एक बड़ा माध्यम हो सकता है रुपए Absolutely, को sir. इंटरनेशनलाइज करने के लिए। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ठीक है, बेबी स्टेप ज़रूर है, जैसे SRVA एक्सपेंशन एक लॉन्ग रोड अहेड है, लेकिन बहुत पॉजिटिव है। छोटे छोटे हमारे उद्देश्य हैं, छोटे छोटे हमारे कदम हैं, लेकिन गोल बड़े हैं। फुल कन्वर्टिबिलिटी का जो हमने लक्ष्य रखा है 2060 तक, जो गोल हमने रखा है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को फ्री बनाने के लिए, वो अभी एक लंबा रास्ता है। पर देखते हैं, अभी ग्लोबल ग्रोथ में जो इंडिया का जो शेयर है वो 18% है। 18% तक राइज करने की हम अपेक्षा कर रहे हैं 2028 तक। अब वो कैसे होगा, इन्हीं सब चीज़ों से होगा। काफ़ी कुछ है। मुझे लगता है कि RBI का ये जो अनाउंसमेंट है, ये ग्लोबल यूज़ ऑफ रुपी को बूस्ट करेगा और थोड़ा सा रुपी इंटरनेशनलाइजेशन को स्ट्रेंथन करेगा, लेकिन अभी लॉन्ग रोड आगे दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद गर्ग सर वक्त निकालने के लिए। अश्विनी सर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त के लिए। ये थी हमारी कवर स्टोरी।